सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे भाई अपने कोर्स में, दैट इज एमपी सब इंजीनियर एंड एमपी ईएसबी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2025। ठीक है, पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से डेफिनेटली स्टूडेंट 5 से 10 क्वेश्चन कई बार पेपर में बन जाते हैं और पेपर के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल पर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। इस एग्जाम का जो एक्चुअल डिफिकल्ट लेवल होता है वो गेट और ईएससी के एग्जाम में होता है। लेकिन अगर अपन सब इंजीनियर की बात करें या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन की बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन या मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अपन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इसकी पहली यूनिट, याद रखिएगा पहली यूनिट अपन इसकी स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट अपनी स्टूडेंट इसमें क्या आएगी, देखिए सोम का जब भी अपन मतलब समझते ना, तो सोम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला जो सब्जेक्ट है इसका टोटल एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है किसके बारे में, इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है लोड के बारे में। लोड और लोड के कारण आने वाली किसकी क्या चीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सोम में याद रखिएगा हमेशा एक ही चीज का जिक्र होगा पूरे पूरे चैप्टर में। एक तो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेस के बाद होगी कि आपकी स्ट्रेन, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। लेकिन डिस्कशन याद रखना हमेशा सोम में किस चीज का होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही डिस्कशन किया जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर अपन इसके चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अपन बात करते हैं अगर यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट में क्या पूछा जाएगा अपन से, यहाँ पर अपन से पूछा जाएगा दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन के बारे में, कि सिंपल स्ट्रेस क्या है एंड सिंपल स्ट्रेन क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि अपन यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो अपन से यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है। इन सब की चीजों के बारे में अपन से यहाँ पे पूछा जाता है पेपर में। यूनिट नंबर थर्ड अपन क्या पढ़ते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 पे अपन से यहाँ पे टॉर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो कॉलम एंड स्ट्रट नाम की यूनिट होती है, कॉलम एंड स्ट्रट, वो यहाँ से पूछी जाएगी। उसके बाद याद रखना यहाँ पर यूनिट नंबर 6 पर अपन क्या पढ़ते हैं, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, दैट इज एसएफडी बीएमडी। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, एसएफडी एंड बीएमडी। फिर डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट पर आता है, वो सोम के थ्रू ही है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं जैसे डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी ये सब चीजें जो रहती हैं वो मैं आपको 7वीं यूनिट में यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अपना स्टूडेंट टोटल सिलेबस बनता है काय का, सब इंजीनियर एग्जाम का। ठीक है, ये ध्यान रखना, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर एग्जाम का ये अपना सिलेबस निकल के आता है जिसको अपन लोगों को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर की स्टूडेंट रिकॉर्डिंग आपको अपने हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जो अपन एप्लीकेशन बनाए हुए हैं जिसपे भी आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, अभी केवल अपने डेमोस चल रहे हैं, तो उस पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब चाहे आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो नोट्स हैं, जैसे जो मैं लिखता हूँ ये नोट्स है मेरे, वो नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको कुछ छूट जाए, कुछ नहीं लिख पाए, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। याद रखना समय क्योंकि बहुत कम है एग्जाम का, तो लिखने से ज्यादा ध्यान आपको याद करने पर देना है कि आप चीजों को याद कर पाए। ठीक है, ये चीज का आपको विशेष विशेष ध्यान देके चलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं डायरेक्ट पहले से, ताकि ज्यादा टाइम न लगे हमको, हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस एक क्लास में कवर कर पाए। सबसे पहले स्टूडेंट हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस पढ़ना है। स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेस मतलब होता है स्टूडेंट लोड अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब होता है स्टूडेंट सहने की क्षमता बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है ना, कि किसी भी चीज को सहने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, कि आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल कितना हो गया, लोड अपॉन एरिया हो गया, कि एक प्रकार का क्या हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अभी आप लिखिएगा मत, ठीक है। फिर अगर अपन स्ट्रेस की बात करें कि स्ट्रेस कितने प्रकार की होगी, तो याद रखना स्ट्रेस ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट स्ट्रेस
और एक होती है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्ट स्ट्रेस के टाइप क्या है, तो याद रखना डायरेक्ट स्ट्रेस के टाइप होते हैं स्टूडेंट टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब अपन किसी चीज पे मान लीजिए अपन ने फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली फोर्स लगा दिया P किलो न्यूटन का, तो यहाँ पर इस फोर्स के कारण इस वाली बॉडी पर जो चेंजेस दिखने लगे, या तो टेंसाइल हो सकते हैं या कंप्रेसिव हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेटें रखी थी, ठीक है, ये दो प्लेटें आपके सामने आपको दिख रही थी, ठीक है, अपन ने इस प्लेट पे यहाँ से फोर्स लगाया, इस प्लेट पे यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन अपन ये देख पा रहे हैं कि फोर्स तो अपन ने ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट पे लगाया, लेकिन फ्रिक्शन आप देखो यहाँ कहीं पे जनरेट होगा, है ना, यहाँ तो फोर्स नहीं लगाया था, फोर्स तो अपन ने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लगाया था, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेस काम कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। और इसी को सिविल की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, शियर स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शियर स्ट्रेस कहा जाता है, जो यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक है, जो यहाँ पर डेवलप होती है वो कौन सी स्ट्रेस होती है, ये शियर प्लेन है, इसको शियर प्लेन बोलते हैं, ये पढ़ेंगे अपन अभी आगे जाके स्टील वगैरह में। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होती है वो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, तो इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पे बनती है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्ट्रेस की आप एक्चुअल मीनिंग समझ लो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस की एक्चुअल मीनिंग समझ गए ना, आपने अभी केवल टेक्निकल टर्म में स्कूल कॉलेज की जो टर्म में पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मनुष्य को भी होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कई बार अपन बोलते हैं कि आज हम बहुत स्ट्रेस में, ठीक है, तो इसको अगर अपन ह्यूमन बॉडी से समझे ना तो अपन जल्दी समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप लाइफ टाइम इस चीज को भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका कल पेपर है, ठीक है, आपका कल एक पेपर होने वाला है जो कि काफी बड़ा पेपर है, आपने बहुत मेहनत करी है इसकी, ठीक है, आपने इसके लिए ना पूरी दिन रात लग के पढ़ाई करी है। अब जब आपने यहाँ पे दिन रात लग के पढ़ाई करी, आप पिछले एक महीने से इस चीज को पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके दिमाग पे जैसे कल पेपर होने वाला है, तो आप आज क्या बोलोगे, आप आज बोलोगे आज मेरे को बहुत स्ट्रेस है भाई, कल मेरा पेपर है। लेकिन अभी भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब भले कितना आपने आपने 1000 क्वेश्चन लगा लिए हैं, सब कुछ कर लिया, तो फिर भी आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब आपका दिमाग उस चीज को अभी भी झेल रहा है। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट डे आप पेपर दे के आते हो, तो आप बोलते हो कि भैया मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, है ना, मैंने तो खूब बढ़िया पेपर दे के आया हूँ, मेहनत बहुत अच्छी करी थी, तो आज मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया और मैं बढ़िया से पास हो जाऊंगा। आप हैप्पी तो हो, लेकिन आपके शरीर में थकान भी बहुत ज्यादा आ गई। थकान इसलिए आ गई क्योंकि इतने ज्यादा देर से आपने पढ़ाई करी, रात भर उस जगह पढ़े, आपका पेपर तो अच्छा गया, ठीक है, और बढ़िया खुशी से आप पेपर देखें, लेकिन आपका शरीर थोड़ा सा टायर्ड है। तो मतलब ये जो टायर्ड होता है ना, तब अपन क्या वर्ड बोलते हैं, अपन बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, मतलब आपकी बॉडी थोड़ी सी खिंची खिंची सी लग रही है। ठीक है, आपकी आंखें लाल है, नॉर्मल नहीं, चेंज आ गया, आंखों में भारीपन आ गया। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन हो गई, क्योंकि आपने जब ये लोड लिया ना, इतना सारा लोड लिया आपके दिमाग ने, क्योंकि देखो लोड और डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कहाँ का है, एरिया आपके सर का, भाई इतने पूरे सर पर आपके लोड है, लोड अपॉन एरिया, तो यही क्या बना आपका, स्ट्रेस। और आप फेल नहीं हुए, मतलब आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपको चक्कर खा के बेहोश होके गिर गए आप। अगर आप बेहोश होके गिर गए, समझ लीजिए फेल हो गया, मतलब वहां पर आपका लोड का लेवल स्ट्रेस के लेवल से कई गुना ज्यादा हो गया, सही नहीं पाए। लेकिन आप उस चीज को जब रजिस्ट कर रहे हो, जो रजिस्टिंग है ना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो हुआ ना कि आपने उस चीज को क्या कर लिया, इंटरनली रजिस्ट कर लिया। ठीक है ना, तो इंटरनली जब आपने उसको रजिस्ट कर लिया, तो स्टूडेंट वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेस के जस्ट आने के बाद जब स्ट्रेस रिलीज हो जाती है, तो बॉडी में क्या देखने को मिलती है, स्ट्रेन देखने को मिलती है। तो ये याद रखना, यही कॉन्सेप्ट मेटल्स में भी लगता है कि जब अपन उस पर लोड को अप्लाई करा, वो लोड लेने की क्षमता है उसमें, वो लोड ले रहा है, तो याद रखना वो स्ट्रेस है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया क्योंकि वो लोड ले रहा है।
और जब लोड को रिमूव किया तो बॉडी थोड़ी सी खिंच गई, या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो वो कहलाएगा आपका क्या, स्ट्रेन। उसको अपन लोग क्या बोल देंगे डियर स्टूडेंट, स्ट्रेन बोल देंगे। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। बताइएगा, आई है कि समझ में? सभी लोग बताएंगे, विकास भैया। प्रबल बात समझ में आई कि बताइएगा। आवाज नहीं आ रही है आप सभी की। जी, अब अपन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेस इक्वल कितना होता है स्टूडेंट, लोड अपॉन एरिया, ये आप समझ गए। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन जैसे बताया ना आपने कि यहाँ पे अपना बॉडी क्या है, थोड़ा सा खिंच गई, थोड़ा खिंचा खिंचा फील हो रहा है, तो ये याद रखना, ये कहलाता है आपका क्या, स्ट्रेन। इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेस की यूनिट परीक्षा में पूछी जाएगी कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो याद रखना स्ट्रेस की स्टूडेंट यूनिट होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल घोट के पी जाइए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल भी बोलते हैं, इसकी यूनिट मेगा पास्कल भी होती है। तो 1 मेगा पास्कल इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई पेपर का क्वेश्चन है ये, कि 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू कितने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होते हैं। तो याद रखना 1 MPa इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये शायद आपने अपनी कॉपी पे लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट इलास्टिक लिमिट की बात आती है कि इलास्टिक लिमिट क्या कहलाता है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इलास्टिक लिमिट बहुत सरल चीज है, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि सोम पूरा इलास्टिसिटी से ही होता है। तो देखिएगा यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेन एवर सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it undergoes some deformation. If the external force causing deformation are removed, the body spring back to its original position. जैसे यार सिंपल सी बात है, अपन कोई रबड़ बैंड जो होता है ना, अगर अपन किसी रबड़ बैंड को खींचे पकड़, रब किसी रबड़ बैंड है, मान लीजिए रबड़ बैंड है, इसको आपने खींचा तो ये क्या होगा, इस तरफ बढ़ जाएगा, इस तरफ बढ़ जाएगा, दोनों हाथ से बढ़ खींचो तो इसकी क्या हुई, लेंथ क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, और अगर आपने फोर्स को रिमूव करा तो ये वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर ये वापस से अपनी पोजीशन पर आ गया पुरानी वाली, तो इसको बोलेंगे कि बॉडी आपकी इलास्टिक है, बॉडी आपकी क्या है, इलास्टिक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, कि वो खिंचा था और खिंचा खिंचा ही रह गया, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आया, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो कहाँ चला गया, वो प्लास्टिक स्टेट में चला गया। क्योंकि प्लास्टिक स्टेट में क्या होता है, बॉडी रीगेन नहीं कर पाती, मतलब वापस से अपनी पोजीशन पर बॉडी नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो होगी वो वापस से लोड को रिमूव करने पर वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज मैंने पढ़ाया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है। ठीक है, अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर कोई चीज चली जाए तो वो चली जाती है किसमें, वो चली जाती है डियर स्टूडेंट प्लास्टिक लिमिट में। ठीक है, ये चीज आपको रिमेम्बर रखना। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है स्टूडेंट क्या, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ समझ लीजिए। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ याद रखना
कि हुक्स लॉ बोलता है अपन से कि विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद रखना, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। मतलब स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेस घटेगी तो स्ट्रेन घटेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को अपन काय से शो करते हैं स्टूडेंट, सिग्मा से, और स्ट्रेन को अपन शो करते हैं काय से, एप्सिलॉन से। ठीक है, ध्यान रखना, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो सिग्मा, अब ये एप्सिलॉन, ये इसका प्रोपोर्शनेट का साइन को आप अलग कर दीजिए, तो बनेगा क्या, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो हमको यहाँ पे ई मिल गया है। ई का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ई का फॉर्मूला अगर आपको लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, आप ई का फॉर्मूला लिखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मतलब क्या बना यहाँ पे, मतलब यहाँ बना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ फॉर्मूला निकल के आ गया अपना, ई इक्वल टू हो गया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये अपना डियर स्टूडेंट क्या निकल के आ गया, ई निकल के आ गया, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील के लिए, स्टील का कितना होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है, हर मटेरियल का अलग होता है। तो स्टील का कितना होता है, जैसे अगर अपन स्टील की बात करें तो स्टील के लिए ये वैल्यू होती है स्टूडेंट 200 गीगा पास्कल। ठीक है, जीपीए। कॉपर के लिए होती है 90 से 110 जीपीए, ब्रास की होती है 80 टू 90 जीपीए, एल्यूमिनियम की होती है 60 टू 80 जीपीए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा है एक बार पेपर में। स्टील की तो याद ही कर लीजिए आप, क्योंकि वो बहुत लगेगी आपको, ज्यादातर प्रश्न स्टील ही के बनते हैं। टिम्बर की होती है 10 जीपीए। आप याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है 200 जीपीए लिखा है, तो ये याद रखना कि जीपीए को ना, जीपीए में प्रश्न कभी हल नहीं होता, प्रश्न हमेशा सॉल्व होता है आपका एमपीए में, मेगा पास्कल में। तो याद रखना, यहाँ पर अगर किलो लिखा है, किलो पास्कल लिखा है मतलब 10 टू दी पावर 3, मेगा पास्कल लिखा है मतलब 10 टू दी पावर 6, गीगा पास्कल लिखा है मतलब 10 की पावर सॉरी 10 की पावर 9 चलेगा। ठीक है, तो किलो, मेगा और गीगा, और टेरा भी होता है 10 की पावर 12। हालांकि टेरा कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गीगा पास्कल, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9, जी को अपन 10 की पावर 9 पास्कल 9 लिख सकते हैं, और पास्कल की जगह पास्कल लिखे रह दीजिए। अब 10 की पावर 9 को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक बना 10 टू दी पावर 3, एक बना 10 टू दी पावर 6। ऐसा बांट सकते हैं इसको मैथ्स के हिसाब से। तो 10 की पावर 6, देखो 10 की पावर 6 को अपन क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, तो ये बन जाएगा एमपीए। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो 1 गीगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3 मेगा पास्कल होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 300 जीपीए को एमपीए में चेंज करो, तो अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप लिखोगे 300 इंटू 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल लिखोगे। इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में, बताइएगा मेरी बात क्लियर हुई इतनी बात आप सभी के, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये समझ में आ गई वाली स्लाइड आपको कि हुक्स लॉ क्या है आपका। हुक्स लॉ मतलब क्या होता है कि विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अपन अगली स्लाइड हमको क्या बोलती है, अब आता है स्टूडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, किसी भी बॉडी पर ये निकालना है कि उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण उस पर कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो देखो आप ध्यान से जरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक बार है, ठीक है, जो कि किसी फिक्स्ड एंड से सी लटक रही है, और इस बार की टोटल लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बार की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है डियर स्टूडेंट, एल है। ये देखो एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इसका, ए है। क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ नीचे से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिखेगा, ए दिखेगा। और अपन ने क्या करा, उस पर एक एक्सटर्नल लोड लटका दिया पी। पी से अपन इसको पढ़ के खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल लोड पी। अगर अपन इस पर लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ेगी क्योंकि अपन ने टेंसाइल, याद रखना जब भी किसी बॉडी पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन भी समझ लो आप।
जब भी किसी बॉडी पर अपन टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, याद रखना, जैसे अपन ने यहाँ पे पी फोर्स लगाया टेंसाइल, बाहर की तरफ पकड़ के इसको अपन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो याद रखना इसका जो शेप, इसकी जो लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसकी लेंथ एल है, अगर इस पे अगर अपन ने फोर्स लगाया है इस तरीके से, तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन ने पकड़ के खींच दिया उसको। लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना डियर स्टूडेंट, वो कम हो जाएगा। अब इसकी जो लेंथ होगी वो एल प्लस डेल एल होगी, बढ़ गई। लेकिन क्रॉस सेक्शन देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम ए था, तो जब छोटा हो जाता ना एरिया, तो हो जाता ए माइनस डेल ए हो जाता, कम हो जाता। यही टेंशन की डेफिनेशन होती है कि लेंथ इंक्रीज बट क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज। अब कंप्रेशन में इसका उल्टा होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कंप्रेशन में अगर आप देखोगे कि अगर अपने पास कोई एलिमेंट है और अपन ने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, इस तरीके दबा दिया पकड़ के इसको, तो कंप्रेशन फोर्स में क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, बट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप इमेजिन कर सकते हो कि लेंथ तो जरूर इसकी कम होगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। तो एक हो गया अपना टेंशन, एक हो गया अपना कंप्रेशन। टेंशन पे लेंथ बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन घटेगा। कंप्रेशन पे लेंथ घटेगी और क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑन इट पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या होता है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था बाय हुक्स लॉ, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हुक्स ने क्या बोला, हुक्स ने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। अब अपन ने ये वाला साइन को अलग कर दिया, तो सिग्मा मतलब प्रोपोर्शन के साइन को अलग करा, तो एक कांस्टेंट आया ई को बोलते हैं कि अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, ई इंटू एप्सिलॉन हो गया स्टूडेंट, इतना तो अपन कर चुके हैं। अब सिग्मा, सिग्मा का मतलब है क्या, लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ पे रखा अपन ने पी अपॉन ए, ये सिग्मा मतलब पी अपॉन ए होगा। ई की जगह पर ई लिखे रहने दीजिए। और ये जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, मतलब स्ट्रेन दिख रहा है, इसका मतलब क्या पढ़ाया था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे डेल एल चेंज आ रहा है। ओरिजिनल कितनी लेंथ थी वहां पर, एल लेंथ थी, तो वही करा अपन ने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल एल इक्वल्स कितना हो गया अपने पास, पी एल अपॉन ए ई। यहाँ से अगर अपन डेल एल की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एल को यहाँ भेज देंगे, कितना बचेगा अपने पास, पी एल अपॉन ए ई को नीचे भेज दिया। ये कहलाता है इलोंगेशन। डेल एल को ही अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इलोंगेशन बोलते हैं। और यही इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो याद रखना इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट आपको दी, लेंथ की यूनिट में ही इसको नापा जाएगा। ठीक है, तो डेल एल इक्वल्स टू होता है इलोंगेशन, यानी कि मिलीमीटर में, और इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, पी एल अपॉन ए। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्पेशली व्यापम सब इंजीनियर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, और यह पेपर में छोटे न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि पी एल अपॉन ए की वैल्यू आराम से आपसे पूछ ली जाएगी, और आपको इजीली आप हैंड कैलकुलेशन से इसको निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइएगा। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिएगा अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसका, यही ऐसे ही न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ठीक है, यही बता देता हूँ आपको, आप देखना पेपर भी देख सकते हो आप पुराने, मैं आपको डाल दूंगा अपने ऐप पे, सब डाला हुआ मटेरियल आपके वाले कोर्स में भी सब डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देखना कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसा न्यूमेरिकल वहां पे पूछे जाते हैं कि एक स्टील रॉड है 1 मीटर लॉन्ग है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, आप हो सकता है कॉपी पे लिख के भी पहले प्रयास कर सकते हैं कि एक स्टील की रॉड है 1 मीटर लॉन्ग है, और उसका जो एरिया है 20 mm by 20 mm, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 20 by 20 mm का है इन क्रॉस सेक्शन, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलोन्यूटन, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 40 किलोन्यूटन का फोर्स टोटल लग रहा है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स है ये भी उसने बता दिया। टेंसाइल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है, और कंप्रेसिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। ये चीज आपको रिमेम्बर रखनी है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव और कंप्रेसिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है।
फिर आता है डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रॉड ई इक्वल टू 200 जीपीए। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है। यहाँ पे बस उसने अपन को क्या दिया है कि स्टील रॉड दे दी है दैट इज 1 मीटर लॉन्ग, जो कि कितनी लॉन्ग है, वो 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रखना। और 20 mm बाई 20 mm का क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। 20 mm बाय 20 mm का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये याद रखना कि 20 बाय 20 का मतलब क्या हुआ, 400 mm स्क्वायर उसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। लेंथ दी है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर। ये याद रखना, क्योंकि अपन को क्वेश्चन मेगा पास्कल में सॉल्व करना है। यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको लिखवा देता हूँ कि पास्कल का मतलब क्या होता है। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है, मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट। अपन मेगा पास्कल में सॉल्व कर रहे हैं तो अपन को हर यूनिट लेंथ वाली मिलीमीटर में लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखना। पी अपन को कितना दिया है, 40 किलो न्यूटन। तो 40 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है किलो का मतलब 10 टू दी पावर 3 होता है। फिर यहाँ पर E इक्वल टू कितना दिया अपन को, 200 जीपीए। 200 जीपीए का मतलब क्या होगा, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल। ये भी अपन ने कर दिया, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल। अपन ने जीपीए को एमपीए में चेंज करना, 9 9 9 होता है। देखिए ना, अब भी बताया था। ये देखिए 10 की पावर 9, जी का मतलब होता है 10 की पावर 9। लिखा, यहाँ पे लिखा, देखिए कर्सर देखिए, है ना। और ये भी लिखवाया था 1 जीपीए इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 एमपीए, है ना। एक जीपीए को यदि आपको एमपीए में चेंज करना तो 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है, राइट। अब देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, सबको चेंज कर दिया, मेगा पास्कल में ले आए, मिलीमीटर में ले आए, न्यूटन में ले आए। फॉर्मूला लगाया, क्योंकि उसमें इलोंगेशन ही पूछा है उसने, डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो डेल एल इक्वल्स कितना हो गया, पी एल अपॉन ए ई। अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, पी एल अपॉन ए ई लगा दीजिए यहाँ पे आप। तो जैसे ही अपन ने पी एल अपॉन ए ई अपन ने यहाँ लगाया, पी की वैल्यू रखी 40 इंटू 10 टू दी पावर 3, एल की वैल्यू रखी 1000, एरिया रखा 400 इंटू कितना, ई कितना कर दिया 200 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको आप पूरा कटपिट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 टू दी पावर 3 से 10 टू दी पावर 3 कैंसिल। आंसर अपने पास फाइनल बचेगा 4/8। 4/8 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट मतलब डेल एल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5 मिलीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेटर ना लगे, ये यहाँ पे पूछा जाए। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेईई भी बहुत आते हैं, क्योंकि वहां भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब अपने हैंड कैलकुलेशन से करने, विदाउट एनी कैलकुलेटर। और मैं तो आपको बोलते ही हूँ कि भाई आप बिना कैलसी की सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि आप गेट का पेपर दे नहीं रहे हो। क्योंकि उससे मैथ्स भी तेज होता है, आपको बड़ा रिवीजन होता है, आपको बार बार टेबल्स के रिवीजन होता है, रिकॉल होता है, चीजें याद हो जाती है करते करते। तो आप ज्यादातर कैलकुलेशन हाथ से ही किया करो, क्योंकि उसमें आपका मैथ्स भी तेज होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हाँ भाई साइन कॉस थीटा आ गया तब तो फिर कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछते ज्यादा। नॉर्मल साइन की भी वही वैल्यू पूछेंगे जैसे कि जो पता है साइन 30 1/2। अब इससे सरल क्या होगा, है ना। तो वो हाथ से ही करना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं बोलेंगे साइन 65, तो उसके लिए कैलसी लगेगा। तो वो ऐसा पूछते ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पेपर बनाने वालों को भी इतना विवेक है कि कैसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कनौड़िया जी आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर होता है अगला टॉपिक, डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, अब बॉडी का डिफॉर्मेशन पढ़ना है ड्यू टू सेल्फ वेट। अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन इसमें क्या कर रहे थे, एक एक्सटर्नल लोड लगा रहे थे, मालूम है आपको। अभी अपन ने इसमें क्या करा था, एक तो ऐसा एक्सटर्नल लोड लगा दिया था पी किलो न्यूटन का। लेकिन अब एक्सटर्नल लोड नहीं लगाना, आपको बॉडी के खुद के वेट पे कितना के कारण क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है वो आपको निकालना है। समझ आए अपनी बात, मतलब सेल्फ वेट के कारण वो कितना झुक जाएगी, सेल्फ वेट के कारण वो कितना नीचे आ जाएगी, है ना। वो कहलाता है डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। इसलिए इसका डेरिवेशन अपन नहीं करते स्टूडेंट, क्योंकि डेरिवेशन यहाँ पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा।
तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है डेल एल इक्वल्स टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो गामा इक्वल टू कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, एक फॉर्मूला तो इसका ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला इसका ये वाला भी होता है। अगर गामा दिया है तो आप ये वाला लगा दो, अगर वेट दे दिया आपको बार का, अगर आपको बार का वेट दे दिया ना, वेट ऑफ द बार दे दिया, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। डब्ल्यू एल अपॉन 2AE आप लगा दो तो आपकी यहाँ पर भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो W इक्वल टू आ गया गामा इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अब सुनो यूनिट वेट की कहानी सुन लो। बताओ यूनिट वेट क्या होता है, किसी को पता है, याद है, भूल गए, पढ़ा होगा बीटेक के दौरान। बताओ जल्दी से, यूनिट वेट क्या होगा, गामा। गामा पे प्रकाश डालना है अपन को थोड़ा सा, नहीं है याद। देखो भैया, गामा का मतलब होता है क्या, यूनिट वेट। ठीक है, याद रखना यूनिट वेट होता है। ठीक है, और यूनिट वेट इक्वल्स कितना होता है स्टूडेंट, याद रखना इसका मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये याद रखना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में और सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको पढ़ाई थी, या तो आपको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का यूनिट वेट अलग अलग होता है। जैसे यूनिट वेट ऑफ आरसीसी याद है आप सभी को, भाई आरसीसी के स्लैब का यदि आपको लोड निकालना है, हाँ फिर से बोलिए, मैं सुनाई नहीं दिया। आर हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो याद रखना आरसीसी का यूनिट वेट होता है कितना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे स्टील की बात करेंगे तो कितना होगा, बताइए जल्दी से। यूनिट वेट ऑफ स्टील बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यूनिट वेट ऑफ स्टील 78.5 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या होता है, स्टील का यूनिट वेट होता है। मतलब किसी भी मेटल, किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट अलग अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और जरूरी भी है, क्योंकि तभी अपन उसका क्या निकाल पाएंगे, वेट निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, यूनिट वेट इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम लिखा। अगर मान लो वेट निकालने को बोला, अब इस फॉर्मूले से वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, गामा इंटू वॉल्यूम करोगे, गामा के मल्टीप्लाई में ये वॉल्यूम को ले आओगे। तो आपको क्या करना है, देखो गामा की जगह तो आप गामा को लिखे रहने दो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम का मतलब होता है मीटर क्यूब। होता है कि नहीं होता, वॉल्यूम की यूनिट बचपन से लेके आज तक अपन ने क्या पढ़ी है, मीटर क्यूब ही पढ़ी है। और मीटर क्यूब को अपन क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकते हैं। अगर ऐसा अपन ने लिख लिया मीटर क्यूब को, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एरिया, और मीटर का मतलब क्या होगा, लेंथ। मतलब कि याद रखना वॉल्यूम को अपन एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। मतलब वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, एरिया का मल्टीप्लाई लेंथ में कर दीजिए, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका वॉल्यूम कहला जाएगा। तो याद रखना वेट इक्वल्स टू होता है गामा इंटू ए इंटू एल। तो मैं आपको जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने आपको, गामा इक्वल कितना है, सॉरी डब्ल्यू इक्वल कितना है, गामा इंटू ए इंटू एल। ये कैसे आया, तो भैया ये ऐसे ही आया, जो मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसको डिराइव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि वॉल्यूम को अपन एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, तब वो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाएगा। और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, इसको तो रट लीजिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही है ना। आप इंजीनियर हैं सब लोग, स्लैब का लोड निकालेंगे, कॉलम का लोड निकालेंगे, बीम का लोड निकालेंगे, किसी भी चीज का लोड निकालेंगे, तो आपको टोटल लोड निकालने के लिए आपको ये यूनिट वेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। फॉर्मूला याद रखना, सेल्फ वेट वाला फॉर्मूला कितना होता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E होता है। क्लियर है, बढ़े आगे, लिख लिया यहाँ तक, समझ गए, है ना। तो ये सब याद करना है, एक कल मैं पूछूंगा, कल की क्लास में ना मैं 15 मिनट पहले पिछली क्लास का पूछूंगा, तो आपको वो सब बनना चाहिए, मतलब बिना देखे, क्योंकि आपको यहाँ पे ना डेली पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ेंगे तभी ये पेपर के लिए आप एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
है ना। इसमें ये भी बिना न्यूमेरिकल मतलब बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेटर नहीं लगना है, थोड़ा सा बस आपको ये लगना है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ कॉपर अलॉय वायर ऑफ 1.5 मिलीमीटर, कॉपर अलॉय है तो कॉपर का वायर है, ठीक है। तो कॉपर का क्या लगेगा अपन को, यहाँ पे ई लगेगा, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। A copper alloy wire of 1.5 मिलीमीटर डायमीटर एंड 30 मिलीमीटर लॉन्ग, और 30 मिलीमीटर वो 30 मीटर वो लंबा है, इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ टावर, किसी टावर से वो फ्रीली लटक रहा है। वॉट बी इट्स एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, तो कितना एलोंगेट होगा वो सेल्फ वेट के कारण, देखो स्पेसिफाई करा उसने कि सेल्फ वेट के कारण क्या पूछ रहा है आपसे, वो उसका एलोंगेशन पूछ रहा है। और बोलता है टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ द कॉपर and its modulus of elasticity as 89.2 kilonewton per meter cube and 90 GPa respectively। देखिए स्टूडेंट, जो यूनिट वेट अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जो थोड़ी देर पहले अपन ने यूनिट वेट पढ़ा था ना, इसको स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, यूनिट वेट को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक वेट हो गया, वेट डेंसिटी हो गया, ये एक ही बात है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कर रहा है, अपन को स्पेसिफिक वेट लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन होना नहीं, और कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज ना होने का एक और मैं आपको बताऊं कि आप कैसे किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। अपन इंजीनियर हैं, यूनिट देख लिया करो, यूनिट से समझ में जाता है कि ये चीज क्या है। जैसे कोई मुझको बोले कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा है, ये प्रेशर है, तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि ये प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर होता तो पर मीटर स्क्वायर लिखा होता है, लेकिन मीटर क्यूब लिखा है मतलब ये डेंसिटी यूनिट वेट हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और जीपीए में दिया है तो समझ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया, कुछ नहीं करना, गिवन लिख लीजिए पहले आप। गिवन क्या है आपका, गिवन है आपको डायामीटर 1.5 मिलीमीटर में दिया है, कॉपर वायर की लेंथ 30 मीटर दी हुई है, मीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर अपना ये हो गया। गामा इक्वल कितना दिया अपन को, 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है, याद रखना 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अपन को ये दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। और ई की वैल्यू कितनी दी है अपन को, 90 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब समझते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होता है। तो ये चीज तो अपने पास एज इट इज है, इससे में अपन को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गामा इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 89.2 किलो न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻³ लगा दिया, देखो यहाँ पे 10⁻³ लगा के इसको चेंज कर दिया अपन ने न्यूटन में। और मिलीमीटर याद रखना, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। और क्यूब लगा है तो लगे रहने दीजिएगा, क्यूब को मत हटाइएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैंने क्या करा है, 10⁻³ है ना यहाँ पे, ये पूरा 3 की पावर है होल, तो 3 बार लिख लिया इसको, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 10⁻³ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 89.2 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो -6 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो डेल एल की वैल्यू पूरी रख दीजिए, गामा भी रख दीजिएगा, एल भी रख दीजिएगा, अपॉन 2 ई रख दीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.45, ठीक है। इसको एक बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, करके करना पड़ेगा पूरा, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि इसमें कर रखा है अपन ने, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, हाँ कहाँ पे, कहाँ पे स्क्वायर ना, यहाँ पे, हाँ हाँ ये स्क्वायर है ना, ये ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ ये आएगा आंसर इतने, नहीं नहीं वो मिट गया होगा, आएगा 0.45 ही आएगा आंसर, है ना। वो सही करा है, सही बोला आपने, मैंने यहाँ लिखा नहीं था तो उसको लिख लीजिएगा, स्क्वायर है वहां पे, क्योंकि एल स्क्वायर है ना, सही बोला आपने, लेकिन आंसर 0.45 ही आएगा, उसको सॉल्व किया था मैंने पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए स्टूडेंट करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पेपर में आए हुए हैं, इसके प्रीवियस ईयर भी मैं आपको करा दूंगा। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके प्रश्न यहाँ पे बहुत पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इसको तो आप अभी भी कॉपी पे नोट करिएगा आप, है ना। इसके प्रश्न आते हैं, आपको मैं प्रीवियस ईयर दिखा दूंगा, इसके प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, समझाएं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जैसे कभी कोई एक बार है, मान लीजिए इस बार पे ना बहुत सारे लोड लग रहे हैं, जैसे ये आपको नीले रंग की बार दिखाई देती है, इस पे बहुत सारे लोड लग रहे हैं, एक 30 का इस तरफ जा रहा है, एक 50 का इस तरफ जा रहा है, बीच में 20 भी लगा हुआ है। अब बोलता है कि जब, अब देखो अगर केवल 50-50 का लोड होता, बोलता है कि केवल 50 लेफ्ट में 50 राइट में लोड निकालना है, मान लो केवल ऐसा क्वेश्चन बनता अपने पास, ये बार है, इधर पे 50 का लोड है, इधर 50 का लोड, आप इजीली निकाल लेते, डेल एल अपॉन डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए लगा देते, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या किया उन्होंने, यहाँ पर ना लोड की ना वैल्यू को वेरी कर दिया, एक जगह 50, एक जगह 20, एक जगह 30। क्या करें, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। देखिए इस वाले प्रश्न में क्या करना है, अपन को फाइंड करना है इलोंगेशन, अपन को फाइंड क्या करना, इलोंगेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला नोट तो एक ये बना लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला नोट आपका यहाँ पे ये चलेगा कि हम जो टेंशन है उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो कंप्रेशन है उसको अपन नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। टेंशन को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है और कंप्रेशन को ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, पता भी है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास एरिया दे दिया इस बार का 200 मिलीमीटर स्क्वायर, और कैपिटल ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दिया 200 गीगापास्कल जीपीए, है ना, 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल ये अपन को दिया हुआ। अब स्टूडेंट अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे ए बी सी एक पूरी अपनी क्या है बार, ये याद रखना, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30, और लोड डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से बी से लेकर सी तक की 500 दी है, और ए से लेकर बी तक की 300 मिलीमीटर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले सबसे छोटा लोड फाइंड आउट करो कि सबसे छोटा लोड कौन सा है। देखो मैं को 20 किलो न्यूटन, 50, 30 और 20 में सबसे छोटा कौन होगा, 20 होगा कि नहीं होगा बताइएगा। 50, 30 और 20 में सबसे छोटा कौन होगा, 20 होगा। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये 20 उठाना है यहाँ से, तो अपन ने 20 तो लिख लिया, और ये 50 में से ना आप 20 उधार ले लो, तो 50 में से 20 उधार ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर भी कितना बन गया 20। ये कौन सा सेक्शन कहलाया आपका, ए सेक्शन, ए बी, ए से लेके बी तक की बात हुई कि ए से बी के बारे में बात करा, तो अपन ने पहले यहाँ 20 लिया और ये 50 था, 50 में से अपन ने 20 उठा लिया। तो देखो ये बैलेंस हो रहा है क्या, 20 से 20 बताइएगा, 20 से 20 बैलेंस हो रहा है क्या, मतलब अपना काम बन चुका है। अब अपन 50 में से अगर अपन जब 20 उठाए थे, उधार लिए थे, तो यहाँ कितने बचे थे बताइएगा, 30, तो यहाँ लिखा मैंने 30, और 30 को बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी कितना लिखा हुआ पहले से, 30 लिखा हुआ है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन बैलेंस हो गया क्या, दो पार्ट में, एक बार आपने ए बी लिया और एक बार आपने ए सी लिया, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बैलेंस बन गया क्या बताइएगा। बस इतना ही तो प्रश्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या है, डेल एल इक्वल्स टू P1L1 प्लस P2L2 अपॉन ए ई कर देना, P1L1 प्लस P2L2 अपॉन ए ई कर देना। P1 कितना है, P1 भैया ये वाला लोड 20 का वाला, ये P1 वाला हो गया, ये वाले लोड आपका P2 वाला हो गया नीचे वाला। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे ना जब आप, तो P1 कितना होगा आपका 20, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेना आप, 10⁻³ L1 इसकी लेंथ कितनी है 300 है, और प्लस P2 कितना करेंगे आप, P2 यहाँ पे 30 कर देना, तो 30 इंटू कितना 10⁻³ कर देना, क्योंकि किलो न्यूटन से न्यूटन में आ गया, और इसकी लेंथ टोटल 800 आएगी,
और अपॉन में कितना कर देना, इनटू ब्रैकेट लगा के, ये 1/a ही लिखा है, तो 1/, एरिया कितना है आपका, एरिया है अपना स्टूडेंट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 200 दिया है, ई भी दिया हुआ है 200 × 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपका 0.75। आई बात सुनिए, अभी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, ये तो क्या लिखा है क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि आपके साथ लाइव साथ में बैठूंगा, तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, आपको उसको 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी तो स्टार्टिंग है, समझा रहे हैं तो पूरा पहले करके दिखाना ही पड़ेगा। समझे आप मेरी बात? ये क्लियर हो गया, बताइएगा। विकास भाई सब क्लियर हो गया? विकास भाई साहब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, जरा इसको आप लोग करके दिखाओगे, इस वाले क्वेश्चन को जरा आप लोग मुझे करके दिखाओगे क्या? क्यों डियर स्टूडेंट? अब देखिए वो क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अब अपना एक नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला। अभी तक जितनी भी बारें थी वो यूनिफॉर्म सेक्शन की थी, एक जैसा रेक्टेंगल थी सब। अब ना टेपर्ड बार का क्वेश्चन उठता है। टेपर्ड बार का फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सबसे ज्यादा इसमें कोई चीज पूछी जाएगी टेपर्ड बार में, तो यही पूछा जाएगा कि स्ट्रेसेस इन द बार ऑफ टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन कितना होता है। तो टेपर का मतलब क्या होता है? टेपर का मतलब होता है कि वो एक तरफ बढ़ी है और फिर धीरे धीरे छोटी हो गई दूसरी तरफ। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बेस्ड है। यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसका प्रश्न पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर टेपर्ड बार है उस पर टेंसाइल फोर्स P लग रहा है और डायामीटर यहाँ पे D1 है, यहाँ पर D2 है, टोटल लेंथ अपनी कितनी L है, तो ये याद रखना इसके लिए फॉर्मूला कितना होगा, डेल L इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई इंटू E इंटू D1 इंटू D2, पाई इंटू E इंटू D1 इंटू D2। ये डेल L का फॉर्मूला निकल के आएगा। डेल L इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई इंटू E इंटू D1 इंटू D2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। P का मतलब होगा पुल ऑन द बार, L का मतलब होगा लेंथ ऑफ द बार, D1 का मतलब होगा डायमीटर ऑफ द बिगर एंड ऑफ द बार और D2 का मतलब होगा डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एंड ऑफ द बार। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, कई AE JE एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला पूछा गया है 4PL अपॉन पाई इंटू E इंटू D1 इंटू D2। नोट कर लीजिए। इसका एक प्रॉब्लम और बन सकता है कि ये रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का हो, मतलब जैसे भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ऐसा रेक्टेंगल वाला भी केस बन सकता है। तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। अपन ने कुछ नहीं करा, D1 D2 दिया हुआ है, सारी चीजों को न्यूटन और मिलीमीटर में चेंज कर लिया और फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया 4PL अपॉन पाई इंटू D1 D2, और देखो मैनुअली अपन ने पूरा कट किया है, इसको मैनुअली पूरा करके दिखाया, तो आंसर अपना 1.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में वो आपको ऑप्शन से ही पहचान के डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस टाइप की चीजों को अपन को इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या है ना, अपन को सॉल्व करना है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन को यहाँ पे लगाने। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं क्लास ज्वाइन करके डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप कुछ ना कुछ चीज सीख जाएंगे, स्पेशली वो बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर चुके हैं पर अभी तक वो उनको सफलता नहीं मिल पा रही हो, किसी भी कारण से हो, चाहे वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है उसमें आपको मतलब प्लस मिलेगा, आपको एक अच्छी चीज मिलेगी, तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे भीड़ पढ़ाऊं, मैं बहुत लिमिटेड ही स्टूडेंट पढ़ाऊंगा जिनको भी ऐसा लगता है
इसकी नहीं तैयारी करके आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टूडेंट हमारा रीजनिंग का प्लस साइंस का भी चैप्टर चालू हो जाएगा, तो रीजनिंग और साइंस की कॉपी को भी तैयार रखिएगा, क्योंकि रीजनिंग के भी आपको मैं डेली, अगर मैं मान लीजिए 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं और उसके बाद आपको वैसे ही 25-30 क्वेश्चन करने को बोलूं, तो अगर अपन 25 क्वेश्चन ही पकड़े तो 25 और 50 दिन मतलब 1250 के आसपास तो आप खाली रीजनिंग के क्वेश्चन कर डालोगे, अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करी तो। ठीक है, अगर आप ऐसे बैठे रहोगे कि मैं हाँ आज कर लूंगा, तो वो मुश्किल है आपको बहुत। मैं जैसे करा रहा हूँ, तो अगर आप इस तरीके से आप करेंगे ना, क्योंकि ऐप पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, अभी आपको रीजनिंग के टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप वो टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो आपको उसके हेल्प पेपर में मिल जाएगी। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हो, क्योंकि कोई बहुत डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं पूछते हैं, रीजनिंग इजी रहती है, एसएससी जैसी ही रीजनिंग आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो आप कल तैयार रहिएगा, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि भैया यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मटेरियल मिल सकता है। स्टूडेंट, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितने साल से टीचर हूँ और सिविल इंजीनियरिंग को बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जितना भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान मेरे पास है, मैं चाहता हूँ वो आपके काम आए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।